रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के उप विषय नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको देखने के बाद वीडियो पता चल जाएगा कि इस प्रकरण पर पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 115 लिखा गया बीचों बीच। तो आप जिस पेज से अपनी पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सबसे बीच में आप पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना की कक्षा है वो 6 है, वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है नागरिक शास्त्र, कालांश है यहाँ पे द्वितीय। कालांश का मतलब काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है समझने में, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस कक्षा 6 के सेक्शन ए में वर्ग अ में दूसरे पीरियड में आप जाएंगे इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए। अवधि यहाँ पे है 40 मिनट की और यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चले एग्जामिनर को कि आपने किस डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। इतना सब लिखने के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे भी लिखनी होंगी। उसके बाद आपको प्रकरण भी लिखना है। प्रकरण का नाम आपको श्यामपट्ट पे नहीं लिखना होता स्टार्टिंग में। प्रकरण लिखिए, उसके बाद खाली स्थान छोड़ दीजिए। और प्रकरण का नाम तब लिखा जाता है जब आप बच्चों के द्वारा प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा बच्चों से अपना प्रकरण निकलवा लीजिए तब। उसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है इस हेडिंग के अंतर्गत। और इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके विषय और उप विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है आपको, आपका उद्देश्य क्या है इस विषय को पढ़ाने का, इस उप विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है एक शिक्षक का, तो उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट लिखा जाता है। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। ये 5 पॉइंट है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है अपने टॉपिक के ऊपर पॉइंट वाइज कि आज का जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज का जो प्रकरण है आपका, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आपको विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है हेडिंग। इस हेडिंग के अंतर्गत पॉइंट इसमें देख लीजिए पहला पॉइंट है और इसमें मिनिमम आप 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों को बालकों के अधिकारों से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को भारत में बच्चों के मूल अधिकारों की जानकारी देना। और तीसरा पॉइंट है छात्र बच्चों के अधिकार के बारे में बता सकेंगे। अब आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत, जैसा कि इसके हेडिंग का नाम ही है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण कार्य करते समय जिस भी सामग्री की आप सहायता लेते हैं उसको इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना होता है आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी शिक्षण कार्य करेंगे तो चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे उसको मिटाने के लिए, या फिर उसके बाद आपको लपेट श्यामपट्ट, अगर विद्यालय में श्यामपट्ट की कमी है तो वहाँ पे आपको लपेट श्यामपट्ट भी अपने साथ ले जाना होता है। साथ में संकेतक ले जाइए, जिससे अगर बच्चों को आप कुछ समझा रहे हैं बोर्ड पे, अगर हाथ से समझाते हैं, काफ़ी लोग हाथ से समझाते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हाथ के पीछे का जो कंटेंट होता है जो आप श्यामपट्ट पे लिखे होंगे वो छुप जाता है। इसलिए संकेतक का प्रयोग किया जाता है। पतली सी छड़ी होती है जिससे आप संकेत करके आसानी से बता सकते हैं कि आप बोर्ड पे उनको क्या समझा रहे हैं और उसके पीछे कुछ छुपेगा भी नहीं। अगर आपके पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई चार्ट भी आप बना के ले जाते हैं तो और भी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे वो चार्ट भी लिख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखी जाती हैं। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है कि बच्चों को या फिर छात्रों को भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी है। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी बारीकियों के बारे में बच्चों को पता नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आप 2-3 बारीकियाँ हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं बच्चों से, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। दूसरा यहाँ पे कि प्रश्नों के क्रम में समानता होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका आंसर अगर आता है तो दूसरा प्रश्न उस आंसर से ही आप पूछेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के अपना प्रकरण निकलवाने के लिए ज़बरदस्ती का कोई प्रश्न यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और इसमें तीसरा होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, 3 कॉलम का होता है, 2 कॉलम का होता है। यहाँ पे देख लीजिए 3 कॉलम का है, क्योंकि सबसे अच्छा जो माना जाता है वो 3 कॉलम का स्ट्रक्चर माना जाता है। क्रम संख्या को अलग रखना ही अच्छा होता है। काफ़ी लोग क्रम संख्या को छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन, जो आप अगर लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगी हेडिंग। तो इसी के अंतर्गत क्रम संख्या भी डाल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए 3 कॉलम का स्ट्रक्चर बनाइए। वो ऐसे आपके कॉलेज के ऊपर है कि आपके कॉलेज वाले कैसे बोलते हैं बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे शिक्षक या फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कि बच्चों हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि भारत देश में रहते हैं।
फिर दूसरा प्रश्न बनेगा भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक, लेकिन यहाँ पे बच्चे कुछ भी बता सकते हैं, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक, कुछ भी आंसर बोल सकते हैं। तो आप अपना जो तीसरा प्रश्न बनेगा उनके आंसर से ही बनाएंगे। यहाँ पे लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक से बनाएंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है या फिर आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकते हैं उनसे। तो बच्चे बता देंगे लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है। चौथा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान के अंतर्गत बच्चों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे कि बच्चों के अधिकार। अब यहाँ पे जैसे ही वो बच्चों के अधिकार बोले तो आपका प्रकरण तो यहाँ पे निकल गया है, लेकिन आप इससे रिलेटेड, अपने प्रकरण से रिलेटेड और कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जिससे ये पता चले कि बच्चों को कुछ नॉलेज है कि नहीं इसके बारे में। तो पांचवा प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो इसके बारे में बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। तो मौन लिख दीजिए यहाँ पे और उसके नीचे लिख दीजिए समस्यात्मक प्रश्न। ये पूरा 5 प्रश्न है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न का, आप देख के लिख लीजिए आराम से। अब इसके बाद उद्देश्य कथन में आपको लिखना है यहाँ पे, छात्रों आज हम लोग बच्चों के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी तरीके से आपको क्लास में बोलना है जैसे आपका प्रकरण निकलेगा। और उसके बाद आप जाके जो स्थान छोड़े थे आप बोर्ड पे, अपने प्रकरण का नाम नहीं लिखे थे, वहाँ पे जाके अपने प्रकरण का नाम लिख दीजिए। अब उसके बाद आता है, हम बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब जब पता चल गया है तो उस चीज़ को आप पढ़ाएंगे, यानी कि अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब कि आप प्रस्तुत करने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में। तो प्रस्तुतिकरण में भी कुछ चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसमें 5 कॉलम बनाने होते हैं आपको। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्राएँ क्रियाएँ या फिर छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधियाँ, श्यामपट्ट कार्य। और इसमें अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूँ। ये शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है जो भी पॉइंट आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। तो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं बच्चों के अधिकार। अब विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि बच्चों के अधिकार से, इस पॉइंट से रिलेटेड बच्चों को क्या नॉलेज है, इस 1-2 प्रश्न पूछ के आप ये जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे। इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सभी को कैसे अधिकार प्राप्त हैं, तो बच्चे बता देंगे। छात्राएँ क्रिया वाले कॉलम में लिखना है आपको समान अधिकार। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है, इन अधिकारों में से बच्चों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो ये बच्चे नहीं बता पाए थे, तो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे अभी भी। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये शिक्षण बिंदु में विधियों में लिखिए प्रश्नीकरण विधि। अब इसके बारे में शिक्षक की या फिर छात्राध्यापिका का कर्तव्य होता है कि कोई बच्चा कोई पॉइंट नहीं बता पाता है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दे शिक्षक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा अगस्त 2009 में को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों को कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला जो मेन अधिकार था बच्चों का, वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। उसके बाद जो और अन्य अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं आप, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार पूरे प्राप्त हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला हेड यहाँ पे नंबर है प्यार पाने, देखभाल व स्वास्थ्य का अधिकार। दूसरा पॉइंट है भोजन व आश्रय का अधिकार। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है खेल व मनोरंजन का अधिकार। और चौथा यहाँ पे हेडिंग है अत्याचार व शोषण से बचाव का अधिकार। पाँचवा यहाँ पे पॉइंट है भारी मेहनत व मजदूरी से बचाव का अधिकार। और छठवां यहाँ पे पॉइंट है बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार। ये 6 पॉइंट हैं इसमें बच्चों के अधिकार। उसके बाद एक यहाँ पे और अधिकार था जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो था। इसके बारे में छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से आपको छात्र क्रियाएँ वाले कॉलम में लिखना है। ये व्याख्या दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना था श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे आपको वही कार्य लिखना होता है, सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो समझने में। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हो वो श्यामपट्ट पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। और दूसरा यहाँ पे श्यामपट्ट में लिखा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये हो गया आपका पूरा प्रस्तुतिकरण। आप आराम से देख के लिख लीजिएगा, प्रस्तुतिकरण में गलती मत करिएगा। इससे अधिक भी लिखना चाहते हो तो इससे अधिक भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कक्षा 6 है तो इतना काफ़ी है। अब इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न में यहाँ पे आपको प्रश्न लिखने होते हैं, पूछने होते हैं बच्चों से। 1 से 2 प्रश्न आप मिनिमम पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि 40 मिनट की क्लास में बच्चों को ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, तो उनका ध्यान ना भटके इधर उधर, इसलिए बच्चों से बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ये 2 प्रश्न होने के बाद आपका मूल्यांकन का प्रश्न हेडिंग लिखना है। मूल्यांकन के प्रश्न में आपको लिखना है, और यहाँ पे मूल्यांकन का प्रश्न का मतलब ये होता है कि शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, साथ ही साथ बच्चों का भी मूल्यांकन इससे होता है।
अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अच्छे तरीके से समझाया है, तो बच्चे उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही से दे पाएंगे। अगर उसने शिक्षक ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, अच्छे से नहीं समझाया है, तो उसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर कोई बच्चा सही से नहीं दे पाएगा। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है इसमें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। और दूसरा प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ। ये 2 प्रश्न पूछने के बाद आपको लिखना है हेडिंग गृह कार्य, और यहाँ पे गृह कार्य लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है। शिक्षक आपसे, जो आपका एग्जामिनर आएगा, वो एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे कि लेसन प्लान अगर आप बना रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो उसका लास्ट हेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत आपको ऐसे क्वेश्चन देने होते हैं जिससे एक ही प्रश्न में सारा जो आपने पढ़ाया 40 मिनट की क्लास में वो कवर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 2 से 3 प्रश्न भी दे सकते हैं बच्चों को घर से लिख के ले आने के लिए या फिर याद करके ले आने के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, बच्चों के अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे गृह कार्य समाप्त होने के बाद आपको जैसे पता है कि लास्ट हेडिंग होता है, तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के में कुछ भी समय नहीं जाता, कुछ भी पैसा नहीं लगता, आपका 1 सेकंड लगता है। नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, जिससे ये पता चले मुझे कि कितने लोगों को मेरा लेसन प्लान पसंद आता है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, सीटेट, सुपर टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस चैप्टर को की वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों को की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।